जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपने बिहार फायरमैन एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। ये जो हम लोग का फायरमैन का प्रैक्टिस सेट है वह सेट 10 है, आपको 1 से लेकर 9 तक प्रोवाइड कर दिया गया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। यदि आपको PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग सेट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये हम लोग अग्रवाल एग्जाम कार्ड बुक से चला रहे हैं, जिसमें आपको यहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम लोग प्रतिदिन आपको एक एक सेट दिए जाएंगे, क्योंकि आपका जो फायरमैन का एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही कम समय बचे हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्न को सेट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न हम लोग का समान अध्ययन से स्टार्ट हुआ। यहाँ पर पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किसके द्वारा किया गया था। तो आप लोग इस पहला का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दे दिया था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शादी हुआ पुर्तगाल और इंग्लैंड में, लेकिन दहेज में कौन सा दिया गया। यहाँ पर दहेज में आपका मुंबई शहर दिया गया था। यहाँ पर राइट आंसर आपका ये मुंबई शहर दिया गया था। राइट आंसर आपका एक कर लीजिए। देखिए यहाँ पर सब चोटवा बाहर शादी किया और यहाँ पर संपत्ति देने के लिए ये मुंबई को दे दिया। दूसरा यहाँ पर इंग्लैंड में और पुर्तगाल में जगह नहीं था, ये इनको मुंबई देखा दहेज में देने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को यहाँ पर धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखिए धनपत राय को किस नाम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर धनपत राय यहाँ मुंशी प्रेमचंद को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद को धनपत राय के नाम से जानते हैं। यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद का जो वास्तविक नाम था वही धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रारंभ में इन्होंने नवाब राय के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन बाद में इनको मुंशी प्रेमचंद के यानी कि लेखक प्रेमचंद के नाम से इन्हें प्रचलित हो गए। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, चौथे नंबर। प्रश्न है कि निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया था। यहाँ पर देखिए, जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध संपत्ति में बनाया गया था, तो अब आपको बनाया गया था ये इंडिया गेट बनाया गया था। इंडिया गेट जो था ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये बनाया गया था। देखिए यहाँ पर दिल्ली स्थित इंडिया गेट ऑल इंडिया वार मेमोरियल जिसको बोलते हैं, इसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध के शहीद सैनिकों की स्मृति में बनाया गया था। जितने भी सैनिक शहीद हुए थे उनके स्मृति में यह इंडिया गेट बनाया गया था। इसका जो डिज़ाइन है वह सर एडवर्ड लुटियस के द्वारा किया गया था। इसका डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया था। तो सर एडवर्ड लुटियस के द्वारा इसका डिज़ाइन किया गया था। चलिए अगला पॉइंट देखिए हम लोग 5वां प्रश्न है कि अपने कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया था। देखिए यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान का एक यहाँ पर पुस्तक है, ये है पृथ्वीराज रासो। इसकी रचना किसके द्वारा किया गया था। तो इसकी रचना जो किया गया था चंद बरदाई के द्वारा किया गया था। यहाँ पर चंद बरदाई के द्वारा इसकी रचना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बसा ने कराया था। यहाँ पर फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किसके द्वारा कराया गया। तो यह करवाया गया था आपको औरंगजेब के द्वारा। यहाँ पर औरंगजेब राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, 7वें नंबर की भारत और श्रीलंका को कौन सा जलडमरू अलग करता है। यहाँ पर जो खाड़ी है कौन सी जलडमरू अलग करता है। तो यहाँ पर जो पाक जलडमरू है ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। देखिए भारत और जो श्रीलंका के बीच में एक और मन्नार की भी खाड़ी स्थित है। इस दोनों के बीच मन्नार की खाड़ी भी स्थित है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, 8वें नंबर प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं का उदाहरण नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो गाय है ये गाय उसका उदाहरण नहीं है। ये गाय केवल एक ही जगह भौगोलिक क्षेत्र में नहीं रहती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये गाय होगा। भारत में एक सिंगा गैंडा, यहाँ पर एक सिंगा गैंडा, बंगाल टाइगर तथा ये जो आपका मिथुन है ये स्पीसीज है, जबकि गाय का इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर गाय हो जाएगा। चलिए
अगला प्रश्न 9वां नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य इसमें आ जाएगा आपका उड़ीसा। ठीक है, राइट आंसर उड़ीसा कर लीजिए। उसके बाद गुजरात और झारखंड का भी स्थान आता है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 10वें नंबर है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता वाला होता है। यहाँ पर उच्चतम गुणवत्ता का जो कोयला होता है आपका एंथ्रासाइड होता है। देखिए एंथ्रासाइड में आपकी जो कार्बन की मात्रा होती है वह 80 से 95% होती है। उसके बाद आता है यहाँ पर बिटुमिनस। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है बिटुमिनस, जिसमें आपको कार्बन की मात्रा 50 से 80% को मिलता है। फिर तीसरे नंबर पर आता है यहाँ पर लिग्नाइट। लिग्नाइट में आता है यहाँ पर 40 से 55% कार्बन की मात्रा होता है। और यहाँ पर जो चौथे नंबर पर आपको आता है वह है पीट, जिसमें आपको कार्बन की मात्रा 40% या 30% के लगभग करीब रहता है। ठीक, तो सबसे सर्वोत्तम हो जाएगा एंथ्रासाइड और सबसे लो क्वालिटी में यहाँ पर आपका पीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 11 नंबर कि किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था वहाँ पर किसको यहाँ पर संबोधन के लिए याद किया जाता है। तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद को, यहाँ पर आपका राइट आंसर स्वामी विवेकानंद को यह याद किया जाता है। राइट आंसर बी कर लीजिए। चलिए देखिए, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद को वर्ष 1893 में आयोजित शिकागो का धर्म सम्मेलन में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है। इसका बचपन का नाम नगेंद्र नाथ दत्त, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद का बचपन का भी नाम है, पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर नगेंद्र नाथ दत्त हो जाएगा। ठीक, उनका गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम तो यहाँ पर रामकृष्ण परमहंस। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है। यहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस से ये जो मानव शरीर का कौन सा भाग है जो प्रभावित होता है, तो यह जो होता है आपका हड्डियाँ प्रभावित होते हैं। यहाँ पर आपका हड्डियाँ राइट आंसर। देखिए जो ऑस्टियोपोरोसिस से मानव शरीर की हड्डियाँ प्रभावित है, इस बीमारी में हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, इसमें जो हड्डियाँ हुई है इसमें कमज़ोर पड़ जाती है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 13वें नंबर प्रश्न है कि डाटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों का दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। यहाँ पर देखिए ये जो आपका रेड डाटा बुक, यहाँ पर जो देख रहे हैं यहाँ पर होगा रेड डाटा बुक। ये जो रेड डाटा बुक है भारत में जानवरों, वनस्पति एवं कवकों की दुर्लभ एवं लुप्त प्राय प्रजातियों का दस्तावेजीकरण होता है ये रेड डाटा बुक के अंतर्गत। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। 15 नंबर प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है। यहाँ पर पशु कोशिकाओं में नहीं होता है, तो यहाँ पर देखिए जो कोशिका भित्ति है ये क्या बोलते हैं, पशु कोशिकाओं में नहीं होता है। अगला पॉइंट हम लोग का 15 नंबर के निम्न में से किस जातीय स्पेसिस में बाह्य निषेचन होता है। यहाँ पर देखिए किसमें बाह्य निषेचन होता है, तो ये आप जो मेढक देख रहे हैं इसमें बाह्य निषेचन होता है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग निषेचन से समझ लेते हैं। तो देखिए ये जो मेढक प्रजाति में बाह्य निषेचन होता है, इस प्रकार के निषेचन में युग्मक का जो संलयन होता है मादा शरीर के बाहर होता है। ठीक, इसमें निषेचन के प्रक्रिया के दौरान जो युग्मक का निर्माण होता है वह मादा शरीर के बाहर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि मानवों में आवाज़ डर द्वारा उत्पादित होता है, यानी जो मानव में आवाज़ उत्पन्न होता है वो किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लैरिक्स या फिर कंठ, लैरिक्स या कंठ के द्वारा मानव में ये जो आवाज़ है हम बोल पा रहे हैं ये इसी के कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए, तो यहाँ पर काली मिट्टी जो कि आपको महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है, वहीं पर आपको काली मिट्टी और कपास की। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 18 नंबर प्रश्न है कि योगक्षम बाह्यम किसका आदर्श वाक्य है। जो योगक्षम बाह्यम है शायद ये संस्कृत का वाक्य है, तो ये किसका यहाँ पर आदर्श वाक्य पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए यह LIC ऑफ इंडिया का ये वाक्य है जो आदर्श वाक्य माना जाता है भारतीय जीवन बीमा का। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखिए। 19 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लड़कियों की
कई छड़ियों से मिलकर बना होता है, कई छड़ियों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ये बना होता है ये चिक्सा, यहाँ पर दो चिक्का है, सॉरी चिक्सा नहीं है, चिक्का है। देखिए ये चिक्का है जो प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है, ये लड़कियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है। यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं कि जो चिक्का है पंजाब का एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है जो लड़कियों की कई छड़ियों से मिलकर बनता है। इसका प्रयोग गिद्धा या भंगड़ा में किया जाता है। यहाँ पर जो इसका जो प्रयोग है ये मतलब ये वाद्य यंत्र का, तो भंगड़ा या गिद्धा में किया जाता है। ये जो भंगड़ा डांस है उसी में किया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष को मनाया जाता है। ये विश्व स्वास्थ्य दिवस को मनाया जाता है भाई, तो ये 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में आपको मनाया जाता है। यहाँ पर 8 मार्च है तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। यहाँ पर जो आप 21 जून को जो फिलहाल में भी परसों बीता है, तो यह जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जनतो के रचयिता कौन सा है। यहाँ पर महात्मा गांधी के एक प्रिय भजन है वैष्णव जनतो के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता हो जाएंगे आपको नरसिंह मेहता। यहाँ पर नरसिंह मेहता राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। प्रश्न है कि प्रश्न हम लोग का यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 22वां प्रश्न है। देखिए प्रश्न है कि किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है। यहाँ पर किसकी आत्मकथा का जो शीर्षक है वो गोल है, तो देखिए यहाँ पर मेजर ध्यानचंद का जो शीर्षक है वह आत्मकथा का गोल है। यहाँ पर राइट आंसर ये हो जाएगा। इससे मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर के नाम से भी जानते हैं। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक की तुलना की जाए तो कार का धारण करेगी। यहाँ पर जो ट्रक के मामले ये जो ट्रक से तुलना की जाए तो जो कार का धारण है वो क्या होगा, तो यहाँ पर कम गतिज ऊर्जा होगा। यहाँ पर राइट आंसर, क्योंकि जो यहाँ पर देखिए ट्रक में ज़्यादा आपको लोडिंग होगा और यहाँ पर कार में बहुत कम लोडिंग होगा, तो उसी के हिसाब से इसमें जो धारण करेगी ये ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा बल लेकर ये ट्रक चलेगी, और यहाँ पर जो कार है वो कम बल लेकर ये चलेगी, तो इसमें धारण जो कार करेगी वो कम गतिज ऊर्जा खपत करेगी। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 24वां प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि लैक्टोबैसिलस इसमें विशेष भूमिका निभाता है। किसमें विशेष भूमिका निभाता है, तो ये दूध से दही जमने में आपको ये जो लैक्टोबैसिलस है विशेष भूमिका निभाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न हम लोग का है कि पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग व्यावसायिक रूप से किस उद्योगों में किया जाता है। यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग व्यावसायिक रूप से किस उद्योग में किया जाता है, तो यह जो किया जाता है पटाखों के निर्माण में। ये पोटेशियम नाइट्रेट पटाखों के निर्माण में। अगला प्रश्न देखिए 26वां प्रश्न की आंतरिक निषेचन के दौरान निषेचन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, यहाँ पर जब आंतरिक निषेचन के दौरान यहाँ पर पिछले वीडियो में हम लोग पिछले जो सेट प्रश्न था उसमें हम लोग निषेचन के बारे में बाह्य निषेचन समझे थे, तो उसमें मेढक में होता है बाह्य निषेचन, लेकिन इसमें आंतरिक निषेचन पूछा जा रहा है। तो देखिए आंतरिक निषेचन यह मादा शरीर के अंदर होता है। ठीक, समझ गए, यहाँ पर मादा शरीर के ये अंदर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 27वां प्रश्न है कि मछली से प्राप्त क्वाड यकृत तेल इसमें समृद्ध होता है। जो क्वाड यकृत तेल है इसमें समृद्ध होता है। किसमें, तो विटामिन ए और डी में समृद्ध होता है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर बी कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग है कि उस फाइलम का नाम बताइए जिससे कॉर्क मछली संबंधित है। जिससे कॉर्क मछली संबंधित है तो उसका नाम बताना है। यहाँ पर आपका संधिपाद हो जाएगा। यहाँ पर संधिपाद हो जाएगा। देखिए ये जो क्रैफिश यहाँ पर देख रहे हैं आप, क्रैफिश देख रहे हैं। क्रैफिश जो है एनिमेलिया जगत में अर्थोपोडा का, यहाँ पर जो अर्थोपोडा का ही नाम है यहाँ पर संधिपाद। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा अर्थोपोडा का ही नाम है संधिपाद। ये फाइलम से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 29वां प्रश्न है कि एक क्षेत्र में घोड़ों के समूह के लिए एकल जैविक पद्धति बताइए। यहाँ पर एक क्षेत्र में घोड़ों के समूह के लिए एकल जैविक पद्धति बताइए, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या हो जाएगा। ठीक, चलिए 30वां प्रश्न देखिए। प्रश्न की अंतर्विधित संक्रमण, यहाँ पर अंतर्विधित
संकरण का मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए इसका जो मतलब होता है पौधों के विभिन्न प्रकार को बीच क्रॉसिंग। यहाँ पर पौधों के विभिन्न प्रकारों के बीच क्रॉसिंग होता है, यहाँ ये अंतर विविध संकरण कहलाता है। चलिए हम इसको समझते हैं। देखिए पौधों के विभिन्न प्रकारों के बीच कराए गए संस्करण को अंतर विविध संस्करण कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट हम लोग 31 नंबर देखते हैं। उस उत्तक की पहचान करें जो सामान्य अस्थाई नहीं है। यहाँ पर सामान्य अस्थाई नहीं है, उस उत्तक का पहचान करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो सामान्य अस्थाई नहीं है, यहाँ पर देखिए इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा देखिए बी हो जाएगा जाइलम। ये देखिए जो यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम एक जटिल अस्थाई उत्तक है और यहाँ पर अस्थाई नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका जो देखिए ये तीनों हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि यहाँ पर अस्थाई नहीं होता ना तो ये जाइलम हो जाता, लेकिन यहाँ पर ये जो अस्थाई नहीं है तो यहाँ पर इन तीनों हो जाएंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि जब कंपन का आयाम बड़ा होता है तो उत्पादित ध्वनि ऐसी होती है। यहाँ पर जब कंपन का आयाम बड़ा होता है तो उत्पादित ध्वनि ऐसी होती है। कैसी होती है? तो यह उत्पादित ध्वनि ऊंच होती है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। प्रश्न है कि नीचे उल्लेखित में कौन सी एंटीबायोटिक नहीं है। यहाँ पर एंटीबायोटिक इसमें से कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर देखिए जो कुनैन आप देख रहे हैं, ये कुनैन जो है एक मलेरिया रोगी दवा है, ये जो है एंटीबायोटिक नहीं है। चलिए अगला पॉइंट देखिए। प्रश्न हम लोग का कि HNO3 प्लस Ca इंटू OH इंटू 2 और इसके बाद है Ca इंटू NO3 इंटू 2 प्लस H2O। यहाँ पर उपयुक्त अभिक्रिया को यदि संतुलित किया जाए तो इसका गुणांक क्या होगा? तो यदि इसको क्या बोलते हैं संतुलित किया जाए तो इसका जो गुणांक होगा वह होगा 2:1:2 होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा यदि इसको संतुलित किया जाए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि ध्रुवीय बर्फ टोपी इसके कारण पिघला सकते हैं। यहाँ पर जो ध्रुवीय बर्फ टोपी है इसके कारण पिघला सकते हैं। तो यहाँ पर जो पिघला सकते हैं यह ग्रीन हाउस प्रभाव के द्वारा ये पिघला सकते हैं। देखिए जो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण वातावरण में CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ये मोनोऑक्साइड जैसे अभिक्रियाशील गैसों की बढ़ोतरी हुई है, जो ध्रुवों के ऊपर वायुमंडल में ओजोन की परत के साथ अभिक्रिया करके उसे क्षरित कर रही है। यहाँ पर क्षरित का मतलब है कि क्षति कर रही है, जिसमें वायुमंडल में गर्मी बढ़ाने के कारण ध्रुवीय बर्फ की जो टोपी है वह पिघल रही है, ये ग्रीन हाउस गैस के कारण। चलिए अगला प्रश्न है कि पेप्टिक ब्रन डॉट के कारण होता है। ये पेप्टिक ब्रन है जो किसके कारण होता है? तो ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के कारण हो रहा है। यहाँ पर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के कारण ये पेप्टिक ब्रन हो रहा है। यहाँ पर राइट आंसर इसको क्या बोलते हैं डी के लिए। देखिए ये जो पेप्टिक ब्रन है ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो एक प्रकार की बैक्टीरिया है जिसके कारण पेट में इन्फेक्शन, यहाँ पर देखिए इसके कारण पेट में इन्फेक्शन हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न है कि लिग्नाइट बिटुमिनस तथा एंथ्राक्स निम्नलिखित में से किसकी विभिन्न कोटियाँ है। देखिए ये जो तीनों हम लोगों ने पढ़ा है कि ये जो कोयला के तीनों ये वो क्या बोलते हैं कोयला की तीनों कोटियाँ है। ये सबसे पहला है जो सर्वोत्तम में आ जाएगा एंथ्रासाइड, और यहाँ पर जो पीट नहीं है ये पीट सबसे लो में आता है। चलिए अगला प्रश्न है कि हजामत सेविंग के लिए उपयोग में लाए जाने वाले वरीयता। यहाँ पर हजामत बनाते समय वहाँ पर अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पर है कि विद्युत फ्यूज का तार बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली सामग्री में निम्न में से कौन सी है। इसमें निम्न में से कौन सी है? तो देखिए जो निम्न गोलांक होता है उसी का हम लोग विद्युत फ्यूज बनाने में उपयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि अंकुर की रोपाई की जाती है। तो यहाँ पर देखिए जो अंकुर की रोपाई है तो यहाँ पर चावल की जाती है। जो गेहूं होता है डायरेक्ट यहाँ पर खेत में रोपा जाता है, मक्का भी डायरेक्ट खेत में रोपा जाता है, यहाँ पर जो ज्वार है इसको भी डायरेक्ट खेत में रोपा जाता है। लेकिन ये जो आपका चावल जिसको धान बोलते हैं, तो धान के लिए पहले यहाँ पर बछड़ा क्या बोलते हैं उसको नर्सरी तैयार किया जाता है। नर्सरी तैयार करने के बाद उसको खेत में कहीं और जगह पर रोपा जाता है, तो यहीं पर रोपाई इसकी अंकुर की जाती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि बीजदार पौधे में रखे जाते हैं। ये जो बीजदार पौधे किस में रखे जाते हैं? तो देखिए जो बीजदार पौधे हैं आपको यह पुष्पोभिद में रखे जाते हैं। पुष्पोभिद में रखे जाते हैं ये जो बीजदार पौधे होते हैं। चलिए
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न की वह रासायनिक प्रक्रिया जो कोशिकाओं में ऊर्जा अवमुक्त कराती है डॉट डॉट कहलाती है, क्या कहलाती है? तो देख वह कहलाती है आपका उपापचयन कहलाती, सॉरी उपापचय कहलाती है। यहाँ पर राइट आंसर उपापचय कहलाती है। चलिए अगला पॉइंट यहाँ पर रिक्त स्थान करें कि दो अस्थियों को एक साथ जोड़ता है। तो यहाँ पर जो अस्थि रज्जु, ये जो अस्थि रज्जु है ये दो अस्थियों को एक साथ जोड़ता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजन पशु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं है? पशु कोशिकाओं में कौन सा संयोजन उपस्थित नहीं है? तो यहाँ पर जो आप कोशिका एवं लवक देख रहे हैं ये पशु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि मिट्टी का तेल कोयलों से अधिक तेज़ी से जलता है क्योंकि यहाँ पर जो मिट्टी का तेल होता है जिसको किरोसिन बोलते हैं, यह कोयला से अधिक जलता है, यहाँ पर अधिक लाभ पैदा करता है। ऐसा क्यों? तो ऐसा आपको इसलिए होता है कि इसका जो प्रज्वलन ताप होता है वो कम होता है, इसका जो प्रज्वलन ताप होता है वो कम होता है। राइट आंसर इसमें आप सी कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि उस पदार्थ को पहचानिए जो सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नकृत नहीं किया जा सकता। सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नकृत नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो खाली कांच की बोतलें है ये सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नकृत नहीं किया जा सकता है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखिए, प्रश्न कि NaOH का 10 मिली बिलियन HCl के लिए HCl के दिए गए 7 मिली बिलियन को उदासीन बना देता है। यहाँ पर थोड़ा सा फिर से पढ़ते हैं कि जो NaOH का 10 मिली बिलियन HCl के 7 मिली बिलियन को उदासीन बना देता है। तो NaOH के लिए उस बिलियन के 20 मिली को उदासीन बनाने के लिए HCl बिलियन के मिली की आवश्यकता कितनी होगी? यहाँ पर HCl की कितनी आवश्यकता होगी? यदि हम लोग इसको ये जो NaOH है इसको 20 मिली कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर हम लोग 10 को 20 किए तो यहाँ पर HCl पहले 7 था तो इसको कितना करना पड़ेगा? इसको 14 करना पड़ेगा। यहाँ पर राइट आंसर 14 हो जाएगा। इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर देखिए 20/10 गुना 7, इसको हम जब हम लोग कटाएंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा यहाँ पर 14 मिली। यहाँ पर इसको जब कटाएंगे यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। 20×7 140, इसको 10 से हम लोग करेंगे तो 1 0 से 1 0, यहाँ पर हम लोग का 14 बचा, तो 14 mm। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। प्रश्न है हम लोग का कि हवाई जहाज़ का आकार धारा रेखित होता है ताकि वे डॉट डॉट पर काबू पा सके। तो यहाँ पर देखिए जो ये हवाई जहाज़ का धारा, आप लोग कभी जहाज़ जो होता है आसमान में उड़ता है उसका जो आकार होता है वो ऐसे होता है। यहाँ पर शायद मछली के आकार का होता है। यहाँ पर जो फ्रंट होता है उसको ऐसे और फिर इसका जो पूँछ होता है फिर ऐसे। तो ऐसा जो इसलिए होता है कि ये जो घर्षण है वे वायु का यहाँ पर जो ऐसा इसलिए होता है कि यह वायु का घर्षण बल पर यहाँ पर वायु पर काबू पा सके। यह जो हवाई जहाज़ का आकार इसलिए धारा रेखित होता है ताकि उड़ान के समय जहाज में जो वायु के घर्षण बल है वो उस पर काबू पा सके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न हम लोग का 49 नंबर प्रश्न है कि वाटसन और क्रिक द्वारा DNA के द्विकुंडलित संरचना का प्रस्ताव डॉट में किया गया था। तो यह किया गया था 1953 में। यहाँ पर आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। ये कब किया गया था? 1953 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पॉलीथीन एवं प्लास्टिक के बारे में सही कथन का चयन करें। पॉलीथीन और प्लास्टिक के बारे में सही कथन का चयन करना है। तो यहाँ पर जो ये गैर जैव निम्निक है, यहाँ पर जैव निम्नी है। राइट आंसर आपका ये क्या लिखा है? जैव निम्ननी है। यहाँ पर राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि विश्व में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगरों की उच्चतम संख्या के लिए प्रसिद्ध है? ठीक, तो यहाँ पर देखिए जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है ये बाघ टाइगरों के लिए यहाँ पर जो है प्रसिद्ध है। देखिए जो बांधवगढ़ है राष्ट्रीय उद्यान को विश्व में बंगाल टाइगरों की उच्चतम संख्याओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बांधवगढ़ पार्क को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1968 में प्राप्त हुआ था। यह मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में है। ठीक है, यह मध्य प्रदेश के उमरिया जिला में है। आपका राइट आंसर ये जो बांधवगढ़ है। चलिए
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न की यादव राजाओं की राजधानी थी। तो यादव राजाओं की जो राजधानी थी वो देवनागरी थी। यहाँ पर राइट आंसर एक कर लीजिएगा। यहाँ पर यादव राजाओं की राजधानी देवनागरी थी। यह यादवों की राजधानी सन 1850 से लेकर 1334 ईस्वी तक रही। देवनागरी को आज दौलताबाद के नाम से जाना जाता है। देवनागरी को आज किस नाम से जानते हैं? दौलताबाद के नाम से। चलिए अगला प्रश्न क्या है, जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ स्थापित है? जहांगीर आर्ट गैलरी यह कहाँ स्थापित है? तो यह मुंबई में स्थापित है। यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। देखिए जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में स्थापित है, जिसमें चुनिंदा चित्रकारों, मूर्तिकारों, कारीगरों द्वारा निर्मित चीनी मिट्टी के बर्तन, फोटोग्राफर और बुनकरों की जो कलाकृतियों की प्रदर्शन लगती है। यहाँ पर प्रदर्शनी लगती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न हम लोग क्या है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है? इसके पद का शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति इसके पद को शपथ दिलाते हैं। ये जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार भारत के जो मुख्य न्यायाधीश को शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलवाते हैं, यह अनुच्छेद 124 के तहत। अगला प्रश्न हम लोग का 55 है कि पंडित राज जगन्नाथ निम्नलिखित शासकों में से किसके राज्य कवि थे? किसके राज्य कवि थे? तो ये जो राज्य कवि थे शाहजहां के राज्य कवि थे। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न के राष्ट्रपति को किसके द्वारा चुना जाता है? ये राष्ट्रपति को किसके द्वारा चुना जाता है? तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रपति को चुना यहाँ पर देखिए, भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया के द्वारा होता है। यह प्रक्रिया एकल संक्रमणीय प्रक्रिया कहलाती है। ठीक, यह इसके जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है राष्ट्रपति का चुनाव। चलिए अगला प्रश्न क्या, सिखों के दूसरे गुरु थे। सिखों के दूसरे गुरु यहाँ पर पूछा गया था, तो गुरु अंगद देव। सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव थे। देखिए भाई, ये जो सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव थे, जो सन 1939 से लेकर सन 1952 तक गुरु रहे, तथा गुरु अंगद देव द्वारा ही लंगर भोज कराना आरंभ किया गया था। ये हिंदू परिवार में पैदा हुए थे तथा गुरु नानक जी ने इन्हें अपना प्रतिनिधित्व, यहाँ पर गुरु नानक के द्वारा या इनके प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था। ठीक, यहाँ पर गुरु अंगद देव को गुरु नानक के द्वारा प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था। चलिए अगला पॉइंट देखिए, जय जवान, ये जो नारा है जय जवान जय किसान डॉट के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा यह जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। जय जवान जय किसान का नारा तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने सन 1965 में दिया था। उस समय भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। यह जो नारा है सैनिकों और किसानों के लिए प्रेरणादायक रहा था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 59वां प्रश्न है हम लोग का है कि हनुवंतिया द्वीप डॉट बांध के जलाशय में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये हनुवंतिया जो द्वीप है इंदिरा सागर बांध के जलाशय में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए 60 नंबर की बज बहादुर महल डॉट में स्थित है। ये बज बहादुर महल जो है कहाँ स्थित है? तो ये जो बज बहादुर महल है यह जो आपको स्थित है मांडू में स्थित है। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय गीत की रचयिता कौन थे? राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। यहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी जो यह गीत राष्ट्रीय गीत में आपको वंदे मातरम आता है। यहाँ पर भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। यह 1882 में आनंद मठ के उपन्यास से लिया गया गीत है। मूल रूप से यह बंगाली और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ये जो हम लोग बोलते हैं वंदे मातरम सुजलम सुफलम ऐसे कुछ करके है, तो इसको हम लोग बंगाली और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसको हम लोग इसी भाषा में पढ़ते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि अमर कवि कालिदास डॉट कस्बे से संबंध थे। यहाँ पर किस कस्बे से संबंध थे? तो ये जो संबंध थे यह उज्जैन से संबंध थे। यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि भारत पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्न खिलाड़ी को प्रदान किया गया था। पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार डॉट खिलाड़ी को
प्रदान किया गया था? तो ये विश्वनाथ आनंद को प्रदान किया गया था। ये देखिए, पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है वर्ष 1991-92 में विश्वनाथ आनंद को शतरंज में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया था। यह अवार्ड सरदार सिंह और देवेंद्र ससरिया को दिया गया है। यहाँ पर और 2 लोग हैं, इनको दिया गया था, ये सरदार सिंह और ये देवेंद्र जी को दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का है कि एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ... पद की शपथ कौन दिलाता है? यहाँ न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसके पद का जो शपथ है राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। यहाँ पर दिलाता है, ठीक है, दिलाता है तो राज्यपाल दिलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न के उमाकांत गुंडेचा और रामाकांत गुंडेचा मशहूर ... हैं। तो ये मशहूर है कि धूपप्रद गायक हैं। यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा, ये दोनों धूपप्रद एक गायक हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी कौन थी? तो वह जो प्रथम थी यहाँ पर बैजेंद्री पाल थी। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि सरकार की बांध परियोजना का उद्देश्य, यहाँ पर बाघ परियोजना है, बांध नहीं है, बाघ परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है कि भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना, यही जो है बाघ परियोजना का यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट का उद्देश्य होता है कि जो बाघ लुप्त हो रहे हैं उनको बचाना। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, 68 नंबर है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा है? यहाँ पर सबसे ऊंचे स्थल पर कौन सा बसा है? तो यहाँ पर देखिए जो ये लहासा है सबसे ऊंचे पर बसा है। ये तिब्बत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है क्योंकि यह तिब्बत पठार पर स्थित है। ये जो लहासा है तिब्बत पठार पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो 11,990 यहाँ पर फीट है। 11,990 लगभग 12,000 फीट है, इसलिए सबसे ऊंचा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न हम लोग का है कि हेलसिंकी, यहाँ पर हेलसिंकी राजधानी है, किसकी राजधानी हेलसिंकी है? तो यहाँ पर देखिए ये फिनलैंड की जो राजधानी है ये हेलसिंकी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न की केंद्रीय खनन अनुसंधान स्थित है। ये केंद्रीय खनन अनुसंधान जो है ये धनबाद में स्थित है। धनबाद कहाँ पर है? तो ये झारखंड में है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कि जुरासिक पार्क है, कहाँ पर है? जुरासिक पार्क ये है, यहाँ पर पूछा गया कि जुरासिक पार्क है, तो यह एक उच्च तकनीकी फिल्म है, या जो उच्च तकनीकी फिल्म है यह जुरासिक पार्क है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 72वां प्रश्न क्या है? प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ मिलता है, किसको लाभ मिलता है? तो सरदार सरोवर से जो सर्वाधिक लाभ मिलता है यहाँ पर आपको गुजरात को मिलता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चिपको आंदोलन का संबंध किससे था? तो चिपको आंदोलन का जो संबंध था ये वृक्षों की सुरक्षा से था। वृक्षों की सुरक्षा से चिपको आंदोलन का आरंभ भैया 1973 में उत्तरांचल के चमोली जनपद से हुआ था, जिसको चिपको आंदोलन का संबंध वृक्षों की सुरक्षा से था। इसके जो नेता थे भैया क्या बोलते हैं चिपको आंदोलन के नेता, तो ये सुंदरलाल बहुगुणा थे। चलिए अगला प्रश्न क्या, प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती हो? यहाँ पर कौन सी जो जनजाति है दीपावली के दिन जो शोक के रूप में मनाती है? तो यहाँ पर देखिए ये जो आप थारू जनजाति को देख रहे हैं ये दीपावली के दिन ये शोक के रूप में मनाती है। थारू अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल जिले से लेकर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र तक निवास करती है। ये हिंदू धर्म से ही ये लोग जो थारू जनजाति है ये हिंदू धर्म को ही अपनाते हैं, लेकिन ये दिवाली के दिन शोक मनाते हैं। पता ना क्यों ये लोग दिवाली के दिन शोक मनाते हैं, या तो हिंदू धर्म का सबसे अच्छा पर्व है दिवाली जो है, लेकिन ये लोग शोक मनाते हैं। चलिए कोई बात नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं कि शैतान का गोल्फ कोर्स यहाँ पर नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी स्थित है। यहाँ पर देखिए शैतान का जो गोल्फ है डेविस गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की जो घाटी डेथ वैली स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है USA में। यहाँ पर आपका राइट आंसर ये USA में स्थित है। चलिए
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न हम लोग का 76वां प्रश्न है कि यमुना एक्शन प्लान, यहाँ पर यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था। ये औपचारिक रूप से जो प्रारंभ किया गया था ये 1993 में प्रारंभ किया गया था। यहाँ पर राइट आंसर आप लोग सी कर लीजिए, 1993 में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का यहाँ पर जो है हिंदी का प्रश्न है। यहाँ पर हिंदी का प्रश्न कह रहा है कि देखिए 77 नंबर कि अपने आप यह काम सीख लूँगा, इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। इस वाक्य में जो निजवाचक सर्वनाम है कौन सा है? तो यहाँ पर जो आप, मैं, अपने आप, यहाँ पर जो आप सब इस वाक्य में जो है निजवाचक सर्वनाम है। चलिए अगला प्रश्न है कि युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है? युग्म शब्द की जो कौन सी जोड़ी है सही है? न्याय, अन्याय, धारा, पृथ्वी, अंचल, अंचला, मान और अपमान, इसमें कौन सा जो सही है? तो यहाँ पर जो सही है धारा और पृथ्वी है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का कि एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज, यहाँ पर क्या होगा? मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ये मुहावरा ही है। तो यहाँ पर कम से कम काम से दोहरा लाभ, यहाँ पर कम काम से जो दोहरा लाभ है, एक पंथ से दो काज, इस मुहावरे का सही अर्थ है। चलिए अगला प्रश्न है कि पुल्लिंग वाक्य शब्द छांटना, इसमें पुल्लिंग कौन सा है? कैमरा, पायल, प्लेट या फिर तलवार, कौन सा आपको पुल्लिंग दिख रहा है? तो देखिए जो इसमें आप कैमरा दिख रहे हैं, यहाँ पर कैमरा ही पुल्लिंग वाक्य है। अगला पॉइंट देखिए, प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ पर जो कुलीन देख रहे हैं इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है कि गंगाजल शब्द में समास का भेद बताइए। गंगाजल शब्द में जो ये समास है, यहाँ पर समास है, तो इसमें गंगाजल में यह तत्पुरुष समास है। देखिए गंगाजल में समन तत्पुरुष समास रखता है, अर्थात गंगा का जल अर्थात विकल्प ए सही है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, प्रश्न कि संकेतावाचक वाक्य इनमें से कौन सा? संकेतावाचक, प्रखर खाना खाओ, वाह कितना सुंदर नज़ारा है। यदि सुकृत आया तो जुबिन दिल्ली जाएगा। अगला है ताजमहल बहुत सुंदर, इसमें संकेतवाचक कौन सा दिख रहा है भाई? तो देखिए इसमें जो संकेतवाचक दिख रहा है कि यदि सुकृत आया तो जुबिन दिल्ली जाएगा, यही जो संकेत है कि यदि ये आ गया तो ये दिल्ली जाएगा, यही संकेत आपको दिख रहा है। चलिए अगला पॉइंट देखिए हम लोग, यहाँ पर अंग्रेजी का प्रश्न है। अंग्रेजी का प्रश्न है 84 नंबर प्रश्न के फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब। यहाँ पर जो मॉडल वर्ब का प्रयोग करना, देखिए द विलेज, यहाँ पर डॉट रेड एंड राइट देयर मदर टंग्स, यहाँ पर टंग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका होगा वह राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका कैन होगा। यहाँ पर जो कैन है मॉडल वर्ब है, यहाँ पर कैन रेड एंड राइट देयर मदर टंग, यहाँ पर राइट आंसर बी कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सी वाज सीन डॉट द हाउस, यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा आपका इंटरिंग द हाउस, यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का यहाँ पर है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे हैव एरर, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इफ अ सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर सेलेक्ट नो एरर, यहाँ पर एरर खोजना है किस वाक्य में एरर है। तो यहाँ पर देखिए जो आपको एरर दिख रहा है ये पहले ही वाक्य में एरर है, यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। कहाँ पर एरर है? तो यहाँ पर देखिए जो ट्रस्ट लिखा गया है यहाँ पर एस का प्रयोग किया गया है, ठीक, यहाँ पर एस का प्रयोग किया गया है, इसमें आपका एस का प्रयोग नहीं होगा, ठीक। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, हम लोग का यहाँ पर 87 नंबर प्रश्न है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन दिस सेंटेंस इज गिवन विद ब्लैंक टू बी filled in the with an appropriate word. Select the correct all alternative out of the four and indicate it by selecting the appropriate option। यहाँ पर out troops dot फाउट, यहाँ पर क्या है? ब्रेवली है, ठीक। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ये राइट आंसर यहाँ पर हैव हो जाएगा, ठीक। ये आवर ट्रूप्स हैव। चलिए
अगला प्रश्न 88 नंबर है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फॉर अल्टरनेटिव सिलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर अफ्लिक्ट का जो एक्सप्रेस मीनिंग होगा वो कौन सा होगा? तो यहाँ पर जो अफ्लिक्ट का मीनिंग यहाँ होता है पीड़ा देना, इसका पीड़ा देना। इसका जो सही मीनिंग होगा वह हो जाएगा एनोनी। एनोनी मतलब सताना होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 89 नंबर प्रश्न। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फ्रॉम अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन विच ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर रीजन का ऑपोजिट उल्टा मीनिंग खोजना है। तो रीजन मतलब क्या होता है? रीजन मतलब तर्क होता है, कारण होता है। तो इसका जो ऑपोजिट मीनिंग होगा चार्ज होगा। यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा अभियोग या फिर दोषारोपण। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है in the following question out of the four given alternatives select the alternative which best expresses the meaning of item or phrase। यहाँ पर at the drop of, यहाँ पर at the drop of a hat, यहाँ पर drop of a hat। तो इसका जो item और phrase में सही मीनिंग होगा वह क्या होगा? यहाँ पर सही मीनिंग हो जाएगा आपका यहाँ पर इंस्टेंटली। यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। इंस्टेंटली यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। इंस्टेंटली मतलब यहाँ पर तत्काल होता है। ठीक, चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का गणित का प्रश्न है। आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इससे आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ये जो हम लोग का सेट प्रैक्टिस था वह 10 था और जो आपका 11 है जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी।